नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और यही सबूत उसकी सजा की वजह बनता है। माफिया अतीक इस मामले में शातिर था। उसके खौफ की तमाम कहानियां बताती हैं कि वो अपने खिलाफ मौजूद तमाम सबूतों को दहशत की ऐसी चादर से ढक देता था कि कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर दर्ज 100 से ज्यादा मामलों में आज पहली बार सजा नहीं होती। पिछले 43 बरस में उसके खिलाफ हत्या से लेकर तमाम तरह के संगीन मामले दर्ज हुए, लेकिन आज से पहले वो ना तो किसी मामले में दोषी करार दिया गया था और ना ही उसे सजा सुनाई गई। अतीक को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके 2 साथियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस में अतीक के भाई अशरफ को बरी कर दिया गया। इसकी वजह उसका वारदात के वक्त मौके पर मौजूद नहीं होना बताया गया। सजा के बाद माना जा रहा था कि अतीक के चेहरे पर मायूसी नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रस्सी जल गई हो लेकिन ऐंठन नहीं गई। बावजूद इसके इंसाफ का इकबाल आज बुलंद हुआ है। माना जा रहा है कि कई वारदातों में अतीक को जब उसके किए की सजा तेजी से मिलेगी। अतीक अहमद उमेश पाल की हत्या का भी आरोपी है और इस मामले में अभी उससे पूछताछ बाकी है। आज मैं अतीक को मिली पहली सजा से जुड़ी खबर का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। कानूनी लड़ाई लंबी चलती है। इंसाफ के लिए लड़ने वाले पीड़ित परिवार इस दौरान बेहद मुश्किल दौर से गुजरते हैं। अगर आरोपी अतीक अहमद जैसा माफिया हो तो यह जंग और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। यह सजा साधारण उम्र कैद की नहीं बल्कि अतीक को सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि अतीक पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने वाले उमेश पाल की महीने भर पहले हत्या हो चुकी है और इस हत्या का आरोप भी अतीक और उसके गैंग पर लगा है। इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अतीक पर चला कानून का हथौड़ा। माफिया के नाम उम्र कैद का फरमान। 3 लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364 के अंतर्गत आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, आजीवन के साथ सश्रम कारावास लाए और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश। गैंगस्टर की उम्मीदों पर कानून का बुलडोजर। मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। कोर्ट का सख्त एक्शन। माफिया अतीक के चेहरे पर नहीं शिकन। रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई। सजा के बाद हाथ हिलाता दिखा अतीक। अतीक के नाम फुल एंड फाइनल ऑर्डर। आधा हिसाब हो गया, पूरा इंसाफ बाकी है।
बात तो चुभेगी। पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन एंटर नहीं गई। अतीक की आज की तस्वीर कुछ यही बताती है। जब वो सजा के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकला तो तमाम टीवी कैमरों की नजर उस पर टिकी थी। अतीक को मालूम था कि उसकी हर तस्वीर सुर्खियों में शुमार होने वाली है। जैसे ही उसने कैमरे को खुद पर फोकस होते देखा, इस माफिया ने हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहा हो। अतीक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि अतीक की हनक अभी दूर नहीं हुई है, जबकि इस गैंगस्टर के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किल भरा साबित होने वाला है, क्योंकि अब जेल में उसकी पहचान सजा याफ्ता कैदी की होगी। उसे सश्रम कारावास की सजा हुई है, जिसके बाद अब जेल में मेहनत मजदूरी भी करनी है। आजीवन कारावास सश्रम कारावास आजीवन के साथ सश्रम कारावास सुनाया और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, इसको फांसी की सजा सुनाई गई। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई, वकीलों की सैकड़ों दलीलें और 60 से ज्यादा गवाहों के बयान सुनने के बाद प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल को अगवा करने के मामले में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतीक के साथी दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई है। अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। माफिया अतीक अहमद की हनक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उस पर 101 मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बाकी तमाम मामलों में किसी केस में ट्रायल चल रहा है तो किसी केस में ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। इस मामले में भी केस को लटकाने और भटकाने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस बार अतीक अपनी साजिश में नाकाम रहा। लेकिन जिन उमेश पाल ने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को खुद को अगवा करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। 23 दिसंबर 2009 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होने में 7 साल का वक्त लगा। 3 सितंबर 2016 को अदालत में ट्रायल की शुरुआत हुई। 1 मई 2019 को अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट को सभी सबूत उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद अतीक अहमद की ओर से 2 गवाहों की फिर से गवाही कराने की अर्जी दी गई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2 रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने पर अतीक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट को 6 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने और फैसला सुनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद ये मामला फैसले की लक्ष्मण रेखा तक पहुंचा। अपहरण केस में अतीक अहमद की ओर से कोर्ट में कुल 51 गवाह पेश किए गए थे, जबकि अभियोजन पक्ष सिर्फ 8 गवाह ही पेश कर सका। बावजूद इसके अतीक अहमद सजा से बच नहीं सका। जब ये सारी गवाहियां हो गई तो इन्होंने अनगिनत जो है डिफेंस में गवाह प्रस्तुत करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, लटकाने भटकाने का प्रयत्न किया। हाई कोर्ट और यहाँ की कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दिया कि अपने जो है अगर सही तथ्य रखने हैं तो 5 गवाह ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इन्होंने 51 गवाह जो है अभियोजन के 8 गवाहों की तुलना में 51 गवाह इन्होंने
अपने पक्ष में रखे, वो भी जो अपराधी किस्म के लोग थे जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी उनको रखा। उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण के वक्त अशरफ जेल में था और शायद यही वो कारण रहा जिसके चलते कोर्ट ने अशरफ को बरी कर दिया। अशरफ दोष मुक्त कर दिए गए। तो क्या आप बरेली लौट जाएंगे वापस बरेली जेल में? निश्चित रूप से। जो अशरफ जो दोष मुक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहना चाहूँगी अशरफ का छूट जाने का मतलब है, क्योंकि पहली बात तो अतीक और अशरफ में कोई अंतर नहीं है। दोनों जब भी कुछ षड्यंत्र हुआ है, कोई हत्या हुई है, तो सब एक सोच रही है। इस बीच अतीक अहमद की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सजा गलत हुई है। मतलब उमेश पाल अपहरण केस में अभी कानूनी लड़ाई का महज एक चैप्टर ही खत्म हुआ है। कानून के रास्ते पर आगे लंबी लड़ाई बाकी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से विवेक त्रिपाठी के साथ मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अतीक अहमद पर उमेश पाल ने खुद को अगवा करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में गवाहों को रोकने के लिए उमेश पाल को अतीक ने अगवा किया और उसके बाद धमकी देकर अपने पक्ष में गवाही करवाई। अब बता दें कि अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को आखिर कितनी सख्त सजा मिली है, किन धाराओं में सजा हुई है, जरा इसको समझिए। अतीक अहमद और दिनेश पासी को अपहरण और आपराधिक साजिश के लिए उम्र कैद की सजा हुई। धारा 364A, 34 और 120 बी में अतीक अहमद और दिनेश पासी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। 364A, 34 और 120 बी में उम्र कैद के साथ 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल और सजा बढ़ जाएगी। धारा 147 में 1 साल की सश्रम कैद, 1000 का जुर्माना। धारा 323 और 149 के तहत 6 महीने की कैद और 500 रुपए का जुर्माना। धारा 341 के तहत 15 दिन की साधारण कैद, 300 रुपए का जुर्माना। धारा 342 के तहत 6 महीने की सश्रम कैद, 500 का जुर्माना। खान सौलत हनीफ को 364A और 120 बी में उम्र कैद की सजा हुई है। खान सौलत हनीफ पर 5000 का जुर्माना भी लगाया गया। अतीक का वकील रहा है खान सौलत हनीफ। तीनों दोषियों को उमेश पाल के परिवार को 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में कुल 11 आरोपी थे। वही उमेश पाल जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई प्रयागराज में, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। इसमें से अतीक सहित कुल 3 को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुना दी गई, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अतीक के भाई अशरफ को अदालत ने अगवा करने के साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में भी बरी कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाया। बरी किए गए 7 आरोपियों के बारे में अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन आरोपी बरी हुए हैं। जरा इसको देखिए। अशरफ उर्फ खालिद अजीम, अतीक का भाई है, ये बरी हो गया। जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली, आबिद, ये तमाम वो अतीक के सहयोगी हैं जिनको बरी कर दिया गया, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत कोर्ट को नहीं मिले। क्योंकि ये वो 7 आरोपी हैं जिनको बरी कर दिया गया। इन पर आरोप थे, कई लोगों की मौजूदगी घटनास्थल पर नहीं मिली, कईयों के खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य नहीं थे, और जाहिर सी बात है कोर्ट साक्ष्यों को देखता है, और साक्ष्यों जब इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले तो इनको बरी कर दिया गया। लेकिन 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें अतीक अहमद और एक अतीक का वकील और एक अतीक का और खास गुर्गा शामिल है। हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन, जो लगातार पिछले 3 दिन से दिन रात आप तक पल पल का अपडेट इस पूरे घटनाक्रम का आप तक पहुंचा रहे हैं। मोइन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, इस वक्त जो अतीक की ये सजा है, ये अतीक के लिए क्या मायने रखती है? क्योंकि प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, अतीक की तूती इस प्रयागराज में तब बोलती थी जब प्रयागराज इलाहाबाद था,
नाम बदला और वैसे ही अतीक की किस्मत भी बदली है। आज अतीक घुटनों पर है, वही अतीक है जो प्रयागराज की सड़कों पर जिसका राज चलता था। आज जब सजा का ऐलान हुआ, क्या मायने ये सजा रखती है, क्योंकि आप भी इलाहाबादी हैं मोइन, बताइए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक वो दौर था कि जब अतीक अहमद प्रयागराज की सड़कों पर निकलता था तो बड़े बड़े अधिकारी गाड़ी रोक कर उसको सैल्यूट करते थे। तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं का, दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगता था। लेकिन ये बहुत अहम बात है कि अतीक अहमद के खिलाफ पिछले 44 साल से आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तमाम रसूख, गुंडागर्दी, दबंगई के बावजूद 101 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ज्यादातर मुकदमों में वो बाइज्जत बरी हो चुका है। लेकिन ये पहला मौका है, और पहला मौका इसलिए आया है क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पैरवी की, जिस तरीके से गवाहों को सुरक्षा दिलाई। हालांकि जो केस के वादी थे वो उमेश पाल, उनकी हत्या जरूर की गई, लेकिन अतीक अहमद की तरफ से 51 गवाह जो है वो बचाव में पेश किए गए, जबकि अभियोजन की तरफ से यानी सरकारी पक्ष की तरफ से सिर्फ 8 गवाह पेश किए गए। लेकिन पैरवी इतने पुख्ता तरीके से की गई, इतने मजबूत तरीके से की गई, गवाहों को भरोसे में लिया गया, वादी को भरोसे में लिया गया, और यही वजह है कि अतीक अहमद को 44 साल बाद किसी मुकदमे में सजा हुई है। और इसके मायने ये हैं कि अतीक अहमद को सजा मिलने का जो सिलसिला आज शुरू हुआ है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो लगातार अब बढ़ सकता है, क्योंकि अगले 1 महीने में इसी MP MLA कोर्ट में अतीक अहमद से जुड़े हुए 11 मुकदमों की सुनवाई होनी है, सिर्फ 1 महीने में। और कई ऐसे मुकदमे हैं जो अब फाइनल स्टेज पर हैं, यानी कभी भी उनमें सुनवाई पूरी हो सकती है और कभी भी फैसला आ सकता है। तो आज जिस तरीके का फैसला आया है, उसके बाद जो तमाम वादी होंगे वो सामने आएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, FIR कराएंगे। जो गवाह होंगे उनकी हौसला अफजाई होगी, वो बाहर गवाही देने के लिए तैयार होंगे। और जो पैरोकार हैं, चाहे वो पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अभियोजन से जुड़े हुए लोग हों, वो अब इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि अगर अतीक अहमद को एक मुकदमे में सजा दिलाई जा सकती है तो बाकी मुकदमों में भी पैरवी करके उसे इसी तरीके से सजा दिलाई जा सकती है। प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में आज जबरदस्त भीड़ जुटी थी। इसमें वकीलों की बड़ी तादाद थी। कुछ वकील गुस्से में थे। इनमें से एक अपने हाथ में जूतों की माला लेकर खड़ा था। उसका दावा था कि अगर जूतों की माला उसे अतीक के गले में पहनाने दे दी जाए तो आम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। दरअसल उमेश पाल पेशे से वकील थे। उनकी हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके गैंग पर है। अदालत से और भी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद खास थी। सिर पर टोपी, गले में गमछा और शरीर पर काले कपड़े, अतीक अहमद की यही वेशभूषा थी जब कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के जवान अतीक अहमद को लेकर MP MLA कोर्ट परिसर पहुंचे। इस दौरान कोर्ट में भारी भीड़ थी। अतीक अहमद मुर्दाबाद और फांसी दो के नारे लग रहे थे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के कोर्ट परिसर में पहुंचने पर वकीलों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। इस दौरान एक वकील को हाथ में जूतों की माला लिए देखा गया। दावा था कि इसे अतीक अहमद को पहनाने के लिए लेकर आए हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूतों की माला पहनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। ये अतीक अहमद को माला पहनाने का हम काम करने आए। इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और पाल भी चला जाएगा तो कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ इस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। लेकिन वकीलों के हंगामे और गुस्से के बावजूद अतीक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही डर था कि कोर्ट के अंदर क्या होने वाला है। करीब दोपहर 12:30 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों पक्षों की करीब आधे घंटे की जिरह के बाद MP MLA कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल इस नतीजे पर पहुंचे कि अतीक अहमद, एडवोकेट खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी उमेश पाल अपहरण केस में दोषी हैं, जबकि इस मामले में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
ये जानने के बाद कि उमेश पाल अपहरण केस में उसे सजा होने वाली है, अतीक अहमद को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस कोर्ट में सिर झुकाए खड़ा रहा। अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें इस जो किडनैपिंग का जो केस था उसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है। इसी वजह से फांसी की सजा नहीं सुनाई हुई है। तीनों जो आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया गया था, उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने। इसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इस वक्त जो तीनों दोषी करार दिए गए हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो, चाहे जो बाकी लोग हों, उन लोगों को जो है वो अभी कोर्ट रूम में मौजूद है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोर्ट रूम के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी है। अतीक अहमद के जो वकील हैं दयाशंकर मिश्र, वो यहां से जा रहे हैं। उनके पीछे वकीलों का हुजूम है, मीडिया कर्मियों का हुजूम है। खासी गहमा गहमी, अफरा तफरी का माहौल है कोर्ट रूम के बाहर। दरअसल अतीक अहमद को अभी भी उम्मीद थी कि उसकी सेहत और उम्र को देखते हुए कोर्ट उसके साथ नरमी बरतेगी, कम सजा सुनाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अतीक के नाम पर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की शह की वजह से ही अतीक ने अपराध का तांडव किया। तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतीक के साथ अपने रिश्ते को भाजपा क्यों नहीं जाहिर करती। अखिलेश यादव ने फिर से सवाल उठाया कि 2 गनर की सुरक्षा के बावजूद अपराधी उमेश पाल की हत्या में कैसे कामयाब हुए। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब हो चुका है। तय हो चुका है कि अपनी आखिरी सांस तक माफिया अतीक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। कोर्ट के फैसले के साथ ही उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की सजा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन सियासी जमातों से माफिया के रिश्तों पर अखिलेश यादव के एक बयान ने राजनीति का नया पन्ना पलट दिया है। आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सब कुछ स्वीकार हुआ। माफिया अतीक अहमद के भाजपा से रिश्ते का जो पन्ना अखिलेश यादव ने पलटा है, वो 2018 फूलपुर उपचुनाव से जुड़ा है। उपचुनाव में अतीक अहमद ने जेल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। हालांकि इस बारे में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है उस वक्त अतीक अहमद ने किसके इशारे पर पर्चा दाखिल किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है तो सियासत में हलचल बढ़ गई है। 100 से ऊपर आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं और न जाने उन अपराधों में इस तरह की क्रूरताएं जो की हैं, कितने घर उजाड़े हैं, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने परिवार बर्बाद किए हैं। मुझे लगता है कि उनके परिवार की भी स्थिति क्या होगी। तब मैं कहूँगा कि आज जब स्थिति यहाँ तक आई है तो तब सरकार तो कानून का काम करती है और कानून का राज उत्तर प्रदेश में चलता है। तो निश्चित रूप से जितने ऐसे आपराधिक मामले हैं उस पर तेजी भी आएगी। माफिया से रिश्ते को लेकर अखिलेश यादव के आरोप ने भाजपा को बेचैन कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान ऐसे समय में आया है जब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को सजा दिलाने का क्रेडिट लेने के लिए भाजपा सरकार के मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सपा और बसपा के कार्यकाल में माफिया को संरक्षण दिया जाता था, जबकि योगी सरकार में माफिया को मिट्टी में मिलाया जाता है। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए, हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से सवालों का सिलसिला जारी है। उन्होंने योगी सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर जब कानून व्यवस्था इतनी सख्त है तो फिर उमेश पाल की हत्या कैसे हो गई, उनके साथ हमले में 2 गनर की जान कैसे चली गई। आपको विचार इस बात का करना चाहिए कि जिस सरकार ने सिक्योरिटी दी हो और सरकार के 2 गनरों की हत्या हो गई हो, आखिरकार सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जिसको जान का खतरा था, बिना रिपोर्ट के आपको सिक्योरिटी मिलती नहीं है, और जब आपको सरकार ने पूरी जांच करके सिक्योरिटी दी है तो आखिरकार फेलियर किसका है? पूरा का पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की थी
तो सरकार की थी जिम्मेदारी, सरकार की ये बनती थी कि हत्या नहीं होगी, इस तरह की शूट आउट नहीं होगी। जो गुंडे माफिया हैं, जिस प्रकार का इस प्रकार के मतलब जो समाज में दुर्भावना फैलाते हैं, ऐसे आतंक फैलाते हैं, सरकार काम करती है और दोषी व्यक्ति कोई नहीं बचने वाला है। इस आदरणीय योगी शासन में उन सभी को दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। अतीक अहमद को लेकर सपा और भाजपा के बीच टकराव नया नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के वक्त भी दोनों दल आमने सामने दिखे थे। विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तल्खी देखी गई। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो फिर दोनों दलों में टकराव बढ़ता दिख रहा है। आरोपों का धुआं उठ रहा है, जो आने वाले वक्त में राजनीति का कौन सा अध्याय खोलेगा, ये कहना मुश्किल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा ने बसपा के दलित वोट बैंक पर नजरें और जमा दी हैं। बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता देने के बाद सपा ने खटीक समाज का भरोसा जीतने की पहल की है। आज अखिलेश यादव कानपुर में राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने खटीक समाज से सपा के साथ आने की अपील की। अखिलेश यादव के हाथ में दिख रही ये तस्वीर संकेत है और संदेश भी कि आने वाले वक्त में समाजवादी सियासत की धारा किस दिशा में बहने वाली है। ये तस्वीर राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के कानपुर में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम की है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने न सिर्फ केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला, बल्कि बहुजन समाज से आगे आने की अपील भी की। पहले वे आए कम्युनिस्ट के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और अब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 24 का चुनाव सामने है। 24 का चुनाव संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान में दिए गए अधिकारों को छीन रही है। प्रयागराज से बड़ी तस्वीर आ रही है, जल्दी से आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी वहां से जुड़े। विवेक, क्या अतीक अहमद को रवाना कर दिया गया है प्रयागराज से साबरमती के लिए? ये बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए ये गाड़ी बाहर निकल रही है अधिकारियों की। जेल से 8:30 बजे की बात है। अतीक अहमद इस वैन में बैठा हुआ है। अतीक अहमद यहाँ पर है। अतीक, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? कुछ कहेंगे? बीमार थे आप? अतीक, आप बीमार थे? अतीक आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, इसी वैन में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है प्रयागराज के नैनी जेल के चढ़ा हुआ था अतीक का और निकल गए हैं यहाँ से अतीक को लेकर पूरे साजो सामान के साथ। जानना चाहूंगा विवेक की, ठीक है, अतीक अहमद को आप, मैं देख रहा था आप गाड़ी के पास गए, क्या कुछ आपको दिखा? क्या अतीक अकेला मौजूद था? और देख सकते हैं पूरा काफिला इस वक्त जा रहा है, ये सीधे अब साबरमती जेल के लिए रवाना हुआ है काफिला। रोहित जी देखिए, अतीक यहाँ पर अकेला था और करीब 3:45 बजे के आसपास एंट्री हुई थी और अब 8:30 से ज्यादा बज चुका है। कोई बात भी बताते रहिए और अपनी गाड़ी तक पहुंचिए, क्योंकि आपको फॉलो करना है शायद अतीक अहमद को, तो आप चलते चलते अपनी बात पूरी कीजिए, गाड़ी तक पहुंचिए, आप गाड़ी में बैठिए, क्योंकि हम पल पल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विवेक त्रिपाठी लगातार इस काफिला का पीछा कर रहे हैं। अतीक अहमद इसी गाड़ी में सवार होकर साबरमती जेल के लिए रवाना किया गया है। अतीक अहमद को आज अतीक को दोषी ठहराया गया उमेश पाल अपहरण मामले में, और उसके बाद वापस साबरमती जेल, गुजरात के साबरमती जेल भेजा गया। ये देखिए सीधी तस्वीरें, नैनी जेल के बाहर की तस्वीरें हैं।
और देखिए किस तरह से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने अतीक से बात करने की कोशिश भी की। अब देखिए किस तरह से अतीक को पूरी तरह से कहा जाए बख्तरबंद गाड़ी इसमें ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में अतीक को वापस ले जाया जा रहा है गुजरात के साबरमती जेल में। अब विवेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं देख रहा था कि आप गाड़ी के बेहद करीब तक पहुंचे। क्या आपने देखा, क्या कुछ दिखाई दिया? अतीक क्या कुछ बोल रहा था या नहीं बोल रहा था? जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो आप बता सकते हैं दर्शकों को। रोहित जी, अतीक ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि गाड़ी के भीतर वो बैठा हुआ था और 4.5 घंटे से बैठे बैठे उसका बीपी काफ़ी बढ़ चुका था और डॉक्टर ने भी जांच की उसकी। हालांकि बाहर से डॉक्टर बुलाया गया था लेकिन उन्होंने उसको दवाएं दी, बीपी नॉर्मल किया। और सुबह से जो चर्चा चल रही थी कि उसको ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा, आखिर रात में 8:30 बजे फोर्स पहुंची, अधिकारी पहुंचे और पूरा कॉन्वॉय निकल चुका है यहाँ से। और जो रूट तय था बिल्कुल विवेक, रूट से विवेक मैं चाहूंगा कि आप लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग दर्शकों को पल पल की तस्वीरें पिछले 3 दिन से आप दिखा रहे हैं और बिल्कुल आप इस काफिले के पीछे हैं। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो विवेक त्रिपाठी लगातार इस काफिले के पीछे हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक इसी तरह से बीपी गंगा पहुंचाता। दिन बदल रहा है लेकिन सारस पर छिड़े संग्राम का कोई अंत उत्तर प्रदेश में होता नहीं दिख रहा। 21 मार्च को आरिफ से वन विभाग ने सारस को अपने कब्जे में लिया था। तब से लेकर अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अखिलेश यादव ने सारस को लेकर योगी सरकार पर हमला नहीं बोला। आज अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर थे। इस दौरान अखिलेश यादव कानपुर चिड़ियाघर के अस्पताल में सारस को देखने पहुंचे। सारस को देखने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर चुभने वाला वार किया। सियासत की सारस उड़ान जारी है। अखिलेश ने तय कर लिया है कि वे इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देंगे। वन विभाग की टीम ने अमेठी से सारस को जब्त कर कानपुर चिड़ियाघर के अस्पताल में क्वारंटीन कर रखा है। कहा जा रहा है कि आरिफ से बिछड़ने के बाद से सारस उदास है, वो जरूरी डाइट तक नहीं ले रहा। सारस की इस खबर को पहले अखिलेश ने ट्विटर पर शेयर किया, फिर सारस को देखने खुद कानपुर के चिड़ियाघर पहुंच गए। अखिलेश के साथ वो आरिफ भी था जिसके साथ सारस बेहद घुल मिल गया था और अमेठी में वो उसके साथ रहने लगा था। अखिलेश ने चिड़ियाघर के अस्पताल में रखे गए सारस को सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखा। अखिलेश ने इसके बारे में हर जरूरी हालचाल लिया। अखिलेश ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सारस अभी खाना खा रहा है और मैं इसे दोबारा देखने आऊंगा। अखिलेश ने कहा कि अब लगता है कि अफसरों से मिलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार अब सारस का ध्यान दे रही है और सारस यहाँ पहुँच गया है तो आरिफ के केस वापस हों। जो इस जुर्माने की बात हो रही वो बात बंद हो। अगर कानून इस बात के लिए है कि सारस आरिफ के पास था तो कानून ये भी कहता है कि आप सारस को कैद नहीं कर सकते। तो अगर कानून से देश चलना है तो आपको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि आरिफ पर केस किया जाना सही नहीं, इसे वापस लेना चाहिए। पहले सारस की देखभाल करने वाले आरिफ ने कहा था कि सारस खुद उसके पास आता था, उसने उसे कैद करके नहीं रखा था। सारस को लेकर सियासत की ये रेस अब पुरानी हो चली है, लेकिन इसमें हर दिन नया अध्याय शामिल हो रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने अखिलेश के सारस प्रेम पर चुभने वाला तंज किया था। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। सियासत की सारस वाली इस धारा को इसी बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश हर दिन सारस को लेकर कोई ना कोई ट्वीट जरूर कर रहे हैं। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही है। अब अखिलेश सारस से मिलने कानपुर के इस चिड़ियाघर तक पहुंच गए, जो ये बताने को काफी है कि इस मुद्दे का पीछा करना उन्हें कितना जरूरी लग रहा है। सरकार ऐसा निर्णय ले और वन विभाग के लोगों की सूझबूझ की मदद लेकर के जहां सबसे ज़्यादा सारस हैं वहां भेजे जाएं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया था, बजट की तैयारी की गई थी
और इटावा में लाइन सफारी के आसपास या समान या सरसई नाबर, लाग बहुसी, इनके किनारे कहीं सारस का संरक्षण केंद्र बन जाए। अखिलेश यादव ने सारस का हालचाल जानने के बाद चिड़ियाघर के अलग अलग बाड़ों का भी दौरा किया, साथ में उनके समर्थक भी थे। साफ है कि सियासत में आक्रमण का सारस अंदाज अभी जारी रहने वाला है और बात अभी दूर तलक जाएगी। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये चर्चा हर तरफ चल रही है कि सारस के मुद्दे में ऐसा क्या है कि अखिलेश अमेठी से लेकर कानपुर तक पहुंच गए और अब तो वो कानपुर चिड़ियाघर तक जा पहुंचे, जहां सारस की सेहत पर नजर रखी जा रही है। अब जरा इसको समझिए। दरअसल अखिलेश यादव का ये सारस संदेश क्या है? जो लोग शायद अभी देख रहे होंगे सारस वाली खबर क्या है, ये स्टोरी क्या है, प्राइम टाइम में स्टोरी चल रही है, अब मैं उनको समझा रहा हूं। देखिए, सवाल एक पक्षी का नहीं है, सवाल संवेदनाओं का है। जो मुद्दा उठाते हैं उस पर कायम रहते हैं। अखिलेश यादव यही संदेश देना चाहते हैं। और सवाल एक पक्षी का नहीं, सवाल संवेदनाओं का है। इस सारस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। लाखों लोग इस सारस की खोज खबर लेना चाहते हैं। अखिलेश इसके जरिए लाखों लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे नई छवि गढ़ने की कोशिश मानी जा रही है। सारस की दोस्ती में आरिफ का जिक्र खास है। आरिफ पर केस दर्ज होने को अखिलेश सियासत बता रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आरिफ नाम के एक शख्स ने एक घायल अवस्था में एक सारस को अपने पास लेकर आया। उसने उसका इलाज किया, अपने पास रखा, लेकिन बाद में वन विभाग उस सारस को ले गया। दरअसल उस शख्स से, उस लड़के से खुद अखिलेश यादव जाकर मिलके आए और उसके बाद उस सारस को वन विभाग ले गया। अखिलेश यादव का कहना था कि मैं आरिफ से मिलने गया और आरिफ का सारस इसलिए उससे छीन लिया गया। यह मामला कानूनी से ज्यादा भावनात्मक है। चुनाव भावनाओं के आधार पर जीते जाते हैं। सारस के मुद्दे को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाया। अखिलेश ने इस दांव पर सीएम पर तंज उन्होंने कसा। सारस विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया। घने जंगलों में सारस के लिए विशेष पार्क बनाने का ऐलान किया। सारस पर सियासत का यह सबसे दिलचस्प पहलू है। आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में सारस आ गया है। नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं। नगर निकाय को लेकर बुधवार का दिन काफी बड़ा होने वाला है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर कोई फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद नगर विकास विभाग ओबीसी आरक्षण के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख तय करने की तरफ आगे बढ़ेगा। दरअसल कल कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नगर विकास विभाग है, जो मंत्रालय है, वो इस बात की नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि जो ओबीसी आरक्षण का रोस्टर होगा, यानी कौन सी सीट रिजर्व होगी ओबीसी के लिए, कौन नहीं, वो जारी करने की नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। देखिए ये खास ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब सवाल है कि आखिर निकाय चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी, चुनाव कब करवाए जाएंगे और नतीजे कब तक आएंगे। इन सवालों के बीच बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में नगर विकास विभाग आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण और संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए हम राज्य में निकाय के चुनाव कराएंगे। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उनकी मंशा अनुसार 2 दिन के अंदर हम लोग इसका नोटिफिकेशन भी लेकर के आएंगे। माना जा रहा है कि अगर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद नगर विकास विभाग आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो हर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों के ऐलान में हफ्ते भर का वक्त लग सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया होती है। नामांकन के बाद उसकी संवीक्षा की जाती है। संवीक्षा के पश्चात जो है उसका वापसी का होता है, अभ्यर्थन वापसी का होता है। अभ्यर्थन वापसी के पश्चात जो है आपका प्रतीक आवंटन होता है। प्रतीक आवंटन के पश्चात जो है मतदान होता है। मतदान करके मतगणना कराई जाती है। मतदान के पश्चात
निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर भले ही अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन राजनीति की रफ्तार बढ़ने लगी है। सत्ता में काबिज भाजपा ने निकाय चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मीटिंग में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेज गति से गोरखपुर के विकास के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,838 करोड़ की 172 योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें खोराबार टाउनशिप परियोजना सबसे बड़ी है, जिसके जरिए गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जाए। मौका नवरात्रि का है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 3,838 करोड़ की 172 परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उनमें खोराबार टाउनशिप, मेडिसिटी शामिल हैं। गोरखपुर में आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए 182 एकड़ में खोराबार टाउनशिप को डेवलप किया जाना है, जबकि 75 एकड़ में मेडिसिटी का निर्माण होगा। आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और इस अवसर पर गोरखपुर के लिए एक नई टाउनशिप स्कीम और मेडिसिटी परियोजना की आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि विकास की योजनाओं में समय से बेहतरीन आवासीय सुविधा प्राप्त होना ये आज की आवश्यकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।